हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो न्यूटन ने क्या किया बेटा, 3 लॉज बताए थे। फर्स्ट लॉ था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम इनर्शिया लॉज भी बोलते थे। सेकेंड लॉ है हमारे पास मोमेंटम लॉ भी इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो मोमेंटम हमने पहले भी पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम में हमने पढ़ा था कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, जिसमें क्या बोला गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन्स के जो स्टेटमेंट थे वो क्या थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एंड सेकंड इसकी जो वर्डिंग थी वो क्या थी, और जो यहाँ पे डायरेक्शन होनी चाहिए मोमेंटम की वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या थे न्यूटन सेकंड लॉ के में, यहाँ पे बेटा द rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। क्लियर? यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बात आती है कि एंड द चेंज इन मोमेंटम अकर्स। अब जो चेंज हुआ है मोमेंटम के अंदर, ठीक है, जो मोमेंटम के अंदर चेंज हुआ है वो किस डायरेक्शन में होगा, जिधर फोर्स अप्लाइड होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पास स्टेटमेंट किसके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिखना चाहें इसे तो क्या लिखेंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसका यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप हटाएंगे, ठीक है, तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हमने क्या नाम दे दिया k, और ये हो जाएगा हमारे पास dp अपॉन dt। अब वेयर k इक्वल 1, ठीक है, इसको कितना कंसीडर कर सकते हैं हम, 1 कंसीडर कर लेंगे तो F इक्वल कितना आ जाएगा, dp अपॉन dt। इज दैट क्लियर? यहाँ पे dp अपॉन dt आपके पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे, मान लीजिए कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है, m मास की कोई बॉडी है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो जो मैं बताने वाला हूँ उसका ये F इक्वल, इसको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पहले एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, अप्लाइड फोर्स। यानी मैं किसी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप बॉल के ऊपर किक मारते हैं तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगती है, यानी मोशन करने लगती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर मैंने अगर फोर्स लगाया तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मोमेंटम भी है, अप्लाइड फोर्स भी काम में लिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ मोमेंटम के। क्लियर? यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखेंगे आप, यहां से अगर मान लीजिए इफ आपने कोई बॉडी ली, m मास की कोई बॉडी लेते हैं, इफ m, ये क्या ले लिया है आपने, एक बॉडी ले ली, मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ v वेलोसिटी, देन मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, P इक्वल हमने पढ़ा है mv। क्लियर? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। इसको टाइम के रेस्पेक्ट क्या कर दोगे आप, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt इक्वल। अब बेटा इसको जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या जिसे हम बोलते हैं जो मल्टीप्लिकेशन का, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, जैसे एक बार आपने m को कांस्टेंट रखा, v को वेरिएबल रखा, प्लस v को कांस्टेंट रखा, m को वेरिएबल रखा, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया, इसे आप दे देंगे, ये आपके पास है बेटा थर्ड इक्वेशन, और सॉरी ये है सेकंड और दिस वन इज थर्ड इक्वेशन, क्लियर। अब हमने जो फोर्स पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि F इक्वल हमने पढ़ा dp अपॉन dt, जो कि आप इक्वल कर सकते हो किसके, m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, क्लियर। अब इसमें केसेस आ जाते हैं, जैसे केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, इफ m इज कांस्टेंट, जब m कांस्टेंट होगा तो dm अपॉन dt इक्वल कितना हो जाएगा, हमेशा 0। जब ये 0 हो गया आपके पास, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, F इक्वल m dv अपॉन dt। अब dv अपॉन dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जिसे हम a से डिनोट करेंगे, तो F इक्वल कितना आ जाएगा, ma, क्लियर। यहां तक कोई डाउट होगा तो बता सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास, नेक्स्ट केस आ जाएगा केस सेकेंड, इफ v इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो dv अपॉन dt इक्वल कितना बेटा, 0। देन F इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, v dm अपॉन dt। बेटा ये जो हमने इक्वेशन लिखी, ठीक है, इसके अंदर मास जो है वो वेरिएबल रहेगा। कैसे, जैसे आपने रॉकेट प्रपोजल जो देखा होगा, रॉकेट लॉन्चिंग जब देखी होगी, तो स्टार्टिंग में मास कुछ और होता है, बाद में मास कुछ और हो जाता है, तो वहां पे ये अप्लाइड फोर्स भी काम में आने वाला है। यानी जो रॉकेट वाले जो क्वेश्चंस होंगे, रॉकेट प्रपोजल के जो क्वेश्चंस होंगे, उनके अंदर आपके पास ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। और जनरल जो फॉर्मूला होगा फोर्स का, वो क्या हो जाएगा, ma, क्लियर। तो m क्या हो गया, मास, a क्या हो गया बेटा आपके पास, एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, क्लियर। अगर हम इसके कंपोनेंट फॉर्म की बात करें, अगर हम इसकी कंपोनेंट फॉर्म की बात करें, तो इसकी नॉर्मल जो कंपोनेंट फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, देखो अगर हम इसकी कंपोनेंट फॉर्म की बात करें, हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ से, सॉरी 3 फॉर्मूलाज जनरेट हो गए हैं, ठीक है। तो एक तो है हमारे पास, जैसे फर्स्ट इज आप लिख सकते हैं dp अपॉन dt इक्वल क्या लिख सकते हैं, ma, ठीक है। एक हो जाएगा F इक्वल v dm अपॉन dt, क्लियर, आ गई बात समझ। अब देखो इसकी कंपोनेंट फॉर्म अगर बात करें, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। अब बेटा यहाँ पे आप कंपोनेंट अगर फॉर्म लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखेंगे, F इक्वल जैसे x y z, तो सबसे पहले x डायरेक्शन में f i कैफ, एफ एक्स आई कैफ प्लस एफ वाई जे कैफ प्लस एफ जेड के कैफ, क्लियर। एंड m मास देखते हैं आप, एम एक्स आई कैफ प्लस एम वाई जे कैफ प्लस एम जेड के कैफ। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल एक्स आई कैफ ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये सारी टर्म्स आ गई, ठीक है। अगर आप इसे मोमेंटम की फॉर्म का भी लिखना चाहते हैं तो P इक्वल आप लिख सकते हैं पी एक्स आई कैफ प्लस पी वाई जे कैफ प्लस पी जेड के कैफ। देन
आपने फॉर्मूला देखा F इक्वल डी पी अपॉन डी टी इक्वल एम ए। सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करने वाले हैं, m की वैल्यू, a की वैल्यू, ठीक है। सबकी वैल्यूज यहाँ पे क्या करेंगे आप पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। सबकी वैल्यूज जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मास, सॉरी एक चीज यहाँ ध्यान रखना, मास जो है वो कांस्टेंट रखेंगे बेटा, यहाँ पे मास को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्लियर। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के कैफ इक्वल डी पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के कैफ डिवाइड बाई डी टी इक्वल एम ए एक्स आई के प्लस ए वाई एम ए वाई जे के प्लस एम ए जेड के कैफ, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे बेटा, कंपोनेंट को क्या कर लेंगे, सबको कंपेयर कर लेंगे, देन फाइनल वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या आ जाएगी। जैसे एफ एक्स की अगर मैं बात करूं, एफ एक्स इक्वल लिख देंगे डी पी एक्स अपॉन डी टी इक्वल एम ए एक्स, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, डी पी वाई अपॉन डी टी इक्वल एम ए वाई, एंड जेड कंपोनेंट इज डी पी जेड अपॉन डी टी इक्वल एम ए जेड। ये तीनों कंपोनेंट आ गए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, क्लियर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ फोर्सेस के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, क्लियर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।